नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत पार्ट 87 में आपका स्वागत है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो चीफ मिनिस्टर्स जो आगे चल के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब खरीद लियो। वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जेन्युइन क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अब जब बात आएगी द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिख रखे हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या है ड्यूटी भाई प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि हाँ भाई इस डिसीजन के बारे में हमको बताओ, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया है और उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रेसिडेंट साहब के पास कौन भेजेगा? प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे। और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं दोस्तों, कोई भी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, अभी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन में आप मनी बिल भी जोड़ सकते हो, ऑर्डिनरी बिल भी जोड़ सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी जोड़ सकते हो। और आपको पता ही है कि मनी बिल्स अगर इंट्रोड्यूस होने हैं पार्लियामेंट में तो प्रायर परमिशन या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ ही इंट्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे लेजिस्लेटिव डिसीजन हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो, चाहे कोई और तरीके का डिसीजन हो, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को देना हो, तो वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आर्टिकल 78 में लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको इस आर्टिकल को देख के पता चलेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ही एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चूंकि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें प्राइम मिनिस्टर का एक रोल हो सकता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में एक वाइटल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन जुड़ा रहे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का बीच में रहना जरूरी है। फिर बी पॉइंट में क्या दे रखा है? टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। थोड़ा बहुत बी वाले पॉइंट को मैंने ए पॉइंट में बता दिया कि मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अफेयर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए कोई डिसीजन लिया है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनको वो डिसीजन बताया जाए, तो बताया जाएगा। फिर प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन के बारे में प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं तो बताया जाएगा। तो जो ए वाला पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि मान लीजिए यूनियन एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवाना या प्रेसिडेंट को उसके बारे में बताना, तो भेज दिया। अगर प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में, तो प्रेसिडेंट उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे और प्राइम मिनिस्टर उस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को अवेलेबल करवाएगा। और तीसरा सी पॉइंट ये क्या बोलता है? इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यानी कि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, तो कल की डेट में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में ओवरऑल आप कह सकते हो कंसेंसस नहीं है, तो मान लीजिए होम मिनिस्टर ने कोई एक डिसीजन ले लिया, अमित शाह जी ने कोई एक डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन से जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी वो खुश नहीं है, तो इस केस में एक डिस्प्यूट सा बनता नजर आएगा। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से बोल सकता है कि देखिए ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने जो आपके डिसीजन लिया है ना, इस डिसीजन को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक कंबाइंड बैठक के सामने रखो और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बोलो कि आप इसके ऊपर एक एनालिसिस कर लिए। तो आपको पता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज का चार्ज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, और किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने अगर कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में कोई डिस्प्यूट उठ सकता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा कि भैया इस डिसीजन को पूरी काउंसिल के सामने रखो, एक प्रॉपर बहस करो, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट निकल के आना नहीं चाहिए। ओके, फिर आगे बात की जाए, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा कुछ और की चीज़ों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, फिर आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है,
यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है। और ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनमें अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट इनमें अपॉइंटमेंट करेगा किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। इनफैक्ट जो ओवरऑल अपॉइंटमेंट का डिसीजन होता है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होती है, आपने सुना होगा। तो इस कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स में डिसीजन लिए जाते हैं कि भैया कौन सी की पोस्ट पे किसको किसको बैठाना है, और उसके बाद उस नाम को प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट साहब वहां पे उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब के पास किसी भी तरीके की कोई लेवरेज है ही नहीं कि हाँ भाई एक बार इनसे बोल दिया तो इनको अपॉइंट करना ही है। अगर मान लीजिए किसी एक ऐसे इंडिविजुअल का नाम प्रपोज किया जाता है प्रेसिडेंट साहब को जिसके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस हैं या फिर जिसकी इमेज अच्छी नहीं है पब्लिक ऑफिस में, तो कल की डेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए किसी एक ऐसे पर्सन का नाम प्रपोज कर दिया गया जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस पेंडिंग हैं या फिर पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है या उसको गुड फेथ में नहीं लिया जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट बोल सकता है एग्जीक्यूटिव को कि भाई इसके नाम को आप चाहो तो एक बार रिकंसीडर कर लो। और प्रेसिडेंट का एकमात्र इतना बोल देना भी बहुत मायने रखता है। फिर भाई इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या ताकत है आपको पता है दोस्तों। लोअर हाउस है लोकसभा, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो सबसे मेजॉरिटी की पार्टी है, उसका जो लीडर होगा वो बन जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर कुछ चीजों में एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। किन चीजों में एडवाइस कर सकता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। समनिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस को बुलाने की डेट अनाउंस करना, और प्रोरोगिंग यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो सेशंस है उनको खत्म करने की डेट को प्रोनाउंस करना। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एडजॉर्नमेंट साइन डी। एडजॉर्नमेंट साइन डी में क्या होता है कि जब कोई सेशन खत्म हो गया तो उस सेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा एडजॉर्नमेंट साइन डी, मतलब कि अंटिल फर्दर नोटिस हाउस को एडजर्न किया जाता है, हाउस की प्रोसीडिंग्स को रोका जाता है, और बाद में प्रोरोगेशन इशू कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि मतलब अब ऑफिशियली ये सेशन खत्म। ये जो प्रोरोगेशन इशू करने वाली जो चीज है ना, ये प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, और लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब है कि सरकार खत्म, लोकसभा खत्म, अब नए इलेक्शंस हो गए। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा के हाउस को के फ्लोर पे अनाउंस करना, सबके सामने बताना, ये भी किसका काम है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। ओके, तो उसके बाद बात की जाए तो भैया देखिए हमारे पीएम साहब के कुछ और भी काम है। नीति आयोग आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इससे पहले एक बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। नीति आयोग ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री साहब हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री साहब हैं, इंटर स्टेट काउंसिल बनती है आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री साहब हैं, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल और कुछ और लोकल बॉडीज के चेयरमैन प्रधानमंत्री साहब हैं। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं प्रधानमंत्री साहब। यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है तो वो भी प्रधानमंत्री साहब करेंगे। इमरजेंसी के दौरान जो मेन डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी होती है वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं, इनको बोला जाता है क्राइसिस में मैनेजर इन चीफ। फिर भाई चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के जो अलग अलग तबके हैं उनकी परेशानियों को सुनना, उनके जो भी रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरेंडम है, उनको एक्सेप्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे बातचीत करना, ये भी प्रधानमंत्री जी का काम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ के लिए मन की बात प्रोग्राम को चलाया है, जो कि अक्सर कर आप सुनते होंगे। फिर प्रधानमंत्री जी इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, ये तो हमको पता ही है। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। अब देखिए, ही इज नॉट द नॉमिनल हेड, पॉलिटिकल हेड। आप सोचो, आप कल की डेट में आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपके जो सबसे मतलब आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन कौन करेगा? अथॉरिटी किसकी? प्रेसिडेंट की। तो या तो प्रेसिडेंट साइन कर देगा या प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे जिसको नॉमिनेट करेगा वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में साइन करेगा कल की डेट में, अगर आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो। तो प्रेसिडेंट तो भैया देखिए आपके एग्जीक्यूटिव हेड हो गए। आपके पॉलिटिकल हेड कौन है? पॉलिटिकल हेड है प्रधानमंत्री जी। यानी कि आपको ऑर्डर कौन देगा? काम करने के लिए आपको फोन करके बोलेगा कौन कि ये करो? वो आपकी पॉलिटिकल हेड, मतलब जो भी
नियम कानून इशू होंगे, डायरेक्शंस इशू होंगे, वो कैबिनेट से इशू होंगे। और कैबिनेट को कौन हेड कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन हेड कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब। और वो हिरार्की से नीचे होते 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 आपको ग्राउंड लेवल पे मिल जाएंगे। और चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सीनियर आईएएस बन के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, तो अपने नीचे के ऑफिसर को डायरेक्शन कौन दोगे? आप दोगे। समझ गए? तो प्राइम मिनिस्टर जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। और इसीलिए बी आर अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने क्या बोला कि एनी फंक्शनरी अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। क्या आपको पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया में किसी भी एक पर्सन को, तो आसपास कौन निकल के आता है? हमारे प्रधानमंत्री साहब, ना कि प्रेसिडेंट साहब। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के पास जो भी ताकत है दैट इज वेरी नॉमिनल इन नेचर। अब जब हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो भैया प्रधानमंत्री जी के रोल के बारे में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो राय है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में दी गई। अब चूंकि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत हद तक उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया ने कॉपी किया है, हालांकि इंडिया ने अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को मोल्ड कर दिया गया, बट कॉपी तो किया गया है ना। तो लॉर्ड मॉर्ले क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को? प्राइमस इंटर पार्स। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं जल्दी बता के खत्म करना चाहता हूँ ताकि एक कंप्लीशन रहे, एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहे, मैं कुछ भी छोड़ू ना। तो लॉर्ड मॉर्ले ने प्राइम मिनिस्टर को बोला प्राइमस इंटर पार्स, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर सब बराबर हैं, लेकिन इनमें फर्स्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है इट इज ऑफ एक्सेप्शनल एंड पिक्यूलियर अथॉरिटी, ये बोला लॉर्ड मॉर्ले साहब ने। फिर हर्बर्ट मैरिसन ने क्या बोला कि एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पार्स। आपके बहुत सारे और लोग हैं, जैसे जेनिंग साहब ने क्या बोला, ही इज रैदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को सूरज बना दिया और आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और प्लैनेट्स को आप समझ सकते हो कि वो मिनिस्टर है। अभी सन के सामने मिनिस्टर की क्या औकात होगी, मतलब सन के सामने प्लैनेट्स की क्या औकात है? तो यही बोलना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने मिनिस्टर्स की क्या औकात है। फिर भैया एच जे लास्की जी क्या बोल रहे हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की रिलेशनशिप को देखते हो तो आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। मतलब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे पिवट है, एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट है जिसके चारों तरफ एंटायर गवर्नमेंटल मशीनरी रिवॉल्व करती है। एच आर जी ग्रीव्स ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट अगर कंट्री की मास्टर है तो गवर्नमेंट का मास्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। मुनरो ने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का जो शिप है उसके कैप्टन कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब। राम सिम्योर साहब ने क्या बोला कि देखिए एक शिप चलता है, उस शिप का एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उस स्टीयरिंग व्हील को चलाने वाला कैप्टन होता है जो जहां चाहे वहां शिप मुड़ जाए। उसी तरीके से अगर देश को चलाने वाला कोई स्टीयरिंग व्हील है तो वो स्टीयरिंग व्हील प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है काफी हद तक इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी वही प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू हो जाती है। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को आप प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हो। अब बात की जाए कि भाई रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन निकल के आता है, तो यहाँ पे 3 आर्टिकल्स देखने हैं। एक आर्टिकल 78 हम शुरुआत में देख चुके हैं, आर्टिकल 74 देखेंगे, आर्टिकल 75 देखेंगे, आर्टिकल 78 देखेंगे। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसके हेड पे प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि आपका मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये किसको एडवाइस करेंगे? ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। तो देखिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच के रिलेशनशिप को देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, एक तो है प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो ओवरऑल डिसीजंस होते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत मेजर रोल होता है, और ये जो एंटिटी है
ये कुछ नियम कानून बनाएगी, उस नियम कानून को सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और प्रेसिडेंट को तो भैया उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना ही है। क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी कि प्रेसिडेंट को एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लीवे दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक ऐसी चीज़ भेजी है जो कि सही नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को ये बोल सकता है कि भाई आप एक बार अपने एडवाइस को रिकंसीडर कर लो। तो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास वो एडवाइस वापस आ जाएगी, वो लोग फिर से उस एडवाइस पे सोचेंगे, बात करेंगे, और अगर वो फिर से वही एडवाइस दे देते हैं प्रेसिडेंट को, तो अब प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 74 सीधे सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को बहुत ताकतवर बना रहा है। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा ताकत छोड़ी नहीं है, तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के हिसाब से काम करना ही करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने दी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए उस एडवाइस को वापस भेज देगा, और रिकंसिडरेशन होकर वही एडवाइस अगर फिर से आ जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो उसको माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 75 में। क्या लिखा है आर्टिकल 75 में? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये मैं पिछली वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से आपको बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में। जो सबसे बड़ी पार्टी चुन के आई है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये एक अलग बात है कि लोकसभा में अगर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास एक टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि वो किसी एक प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकता है, और फिर वो उस प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो। तो भैया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की ताकत है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा। लेकिन जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट तो करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो प्राइम मिनिस्टर बोल देगा कि इस सीट पे ये, तो प्रेसिडेंट को वही करना है। वहां पे प्रेसिडेंट फिर अपनी बिल्कुल भी नहीं चला सकता। ओके, फिर बी पॉइंट क्या दे रखा है? द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ सोचिए दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ना, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये एक्चुअली में प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्लेजर है। अगर प्राइम मिनिस्टर की किसी भी मिनिस्टर के साथ नहीं बन रही है तो कल की डेट में नितिन गडकरी जी खड़े होकर मोदी साहब से बोलते हैं मैं आपकी बात नहीं मानता, तो मोदी साहब सीधे नितिन गडकरी से बोलेंगे कि आप रिजाइन कर दो। और अगर नितिन गडकरी साहब रिजाइन नहीं करते हैं, सीधे सीधे लड़ जाते हैं मोदी साहब से, तो मोदी साहब रामनाथ कोविंद जी को बोलेंगे कि भैया ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनको डिसमिस करिए। तो प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी ताकत है कि वो अपने हिसाब से अपनी कैबिनेट को चुन सकता है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुन सकता है। तो केवल वही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, और प्रेसिडेंट किस बेसिस पे अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। और एट एनी मोमेंट अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दो, तो डिसमिस कर दिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, मिनिस्टर की पोस्ट से डिसमिस किया जा रहा है, हाउस का मेंबर हो तब भी रहेगा। उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ये क्या मतलब है? देखिए, हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है, वहां पे जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है वो सरकार बनाएगी। अभी जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेचर को तो आंसरेबल है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो वहां पे जब तक ये मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तभी तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिंदा रहेगी। द मोमेंट हाउस ऑफ द पीपल ने बोल दिया, 50% लोगों ने बोल दिया कि हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं मान रहे, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। आर्टिकल 78, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। ये जो पूरी चीज है, तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये मैं आपको सबसे पहले समझाया था। जो सबसे पहली स्लाइड थी ना इस लेक्चर की, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ। तो आर्टिकल 78 में आपको पहले समझा चुका हूँ। अब बात की जाए उन चीफ मिनिस्टर्स की जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो भाई आप बात करो तो मोरारजी देसाई, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए मोरारजी देसाई जी की, तो मोरारजी देसाई कब रहे थे चीफ मिनिस्टर? बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1952 से लेकर 56 में। चरण सिंह कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे थे? तो ये अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1967 से लेकर 68 तक। उसके बाद वीपी सिंह भी यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे ऑफ यूपी। पीवी नरसिम्हा राव की बात की जाए तो भाई ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम साउथ इंडिया। 1991 से लेकर 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रिंसिपल्स को लागू किया इंडिया में, वो पीवी नरसिम्हा राव जी के अंदर किया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे आंध्र प्रदेश के 1971 से लेकर 1973 के बीच में। एचडी देवेगौड़ा साहब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो आपको पता ही है गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से लेकर 2014 तक। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो आप कह सकते हो भाई राजा की जिंदगी जी है। 2001 से लेकर 2014 तक चीफ मिनिस्टर और 2014 से लेकर 2024 तक प्राइम मिनिस्टर। कहो 2024 में भी जीत जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालात तो उन्हीं के लग रहे हैं जीतने के। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 74 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 क्या है? अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। आर्टिकल 78 क्या है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देना प्राइम मिनिस्टर का काम है, ये किसने बता रखा है? आर्टिकल 78 में, यानी आर्टिकल 78 में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट उनके हिसाब से चलेगा। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 74 में। 75 और 77 भी बता दिया, देख लीजिएगा ठीक से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जितना डिटेल में हो सका है उतना डिटेल मैंने प्राइम मिनिस्टर को आपको समझाने की कोशिश की है। इससे आगे आने वाली मिनिस्टर में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं वहाँ पे फिर से एक बार आर्टिकल 74 को, आर्टिकल 75 को, आर्टिकल 77 को, आर्टिकल 78 को, आर्टिकल 88 को, इन सारे आर्टिकल्स को फिर से एक बार देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।